हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी मेरा एक सीसेट फ्री बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज हर एक चीज को कर रहे हैं और डेली हम रात में 9 बजे के आसपास उस बैच को करते हैं। और वो भी एक पूरी तरीके से फ्री बैच है। लेकिन एज पर डिमांड मैंने इकोनॉमिक्स का भी एक फ्री बैच स्टार्ट करा है, जो कि डेली सुबह 11 बजे से 12 बजे तक हुआ करेगा। और वही 40-45 मिनट की अप्रोक्स, मतलब इतना ज्यादा लेंथी क्लास भी नहीं रखेंगे, बट हाँ ऐसा रखेंगे जो कि समझ में आए। तो अगर आप इस क्लास को लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से इस क्लास को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। या आप इकोनॉमिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सिर्फ दोनों में से कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं, बट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, टेलीग्राम ग्रुप का भी है, और एक फॉर्म भी है। अगर आप गूगल डॉक्स का फॉर्म फिल करना चाहें आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर। और ध्यान रखना ये पूरी तरीके से ये भी फ्री है, इसके भी बीच में कोई भी सच फीस नहीं ली जाएगी, ना कोई चार्जेस ली जाएंगी। जस्ट लाइक सी सेट फ्री है, सेम वैसे ही ये फ्री है। ओके, तो आई होप कि आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। और ये जो मैं बुक कवरेज कर रहा हूँ इसके अंदर, वो है रमेश सिंह बुक। रमेश सिंह के चैप्टर 1 से लेके चलूंगा, बट मैं उस बुक की पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा ड्यू टू कॉपीराइट इशू। बट इफ अगर आप उस बुक को ओपन करके साथ में पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको बताता रहूंगा हर एक टॉपिक। बट वो है कि मैं आपको बुक नहीं दिखा सकता हूँ यूट्यूब के कॉपीराइट की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, इकोनॉमिक्स का, रमेश सिंह से। आई एम शेयरिंग स्क्रीन। ओके, देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि अरे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ये। मतलब एक तरीके से इसमें पढ़ने को हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद ही नहीं रहता है, हमने चाहे कहीं से भी पढ़ लिया हो। तो आज हमारा चैप्टर 1 जो है रमेश सिंह से, वो क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक, इफ अगर आप फॉलो करना चाहें तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में, आप अपने लैपटॉप में, या आपके पास अगर बुक है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा वही रेफरेंस है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में सब्जेक्ट का कुछ भी टॉपिक पढ़े, डजेंट मैटर, बट आपका मैटर ये करता है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? मेरे को लगा ऐसा शायद कि मेरी आवाज बीच में रुक गई है। हेलो, कैन यू कंफर्म मी कि मैं आई एम ऑडिबल? हेलो, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? हेलो, 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 हेलो सर। हेलो। हाँ, अभी वॉइस क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, नाउ इट्स ओके सर। ओके। अच्छा, मेरे को बीच में बोल के आप लोग बता दिया करो, क्योंकि मेरे को मतलब पता नहीं चलता है ऐसा। ठीक, आप बीच में मेरे को बताते रहना, ठीक है सब तरीके जी? यस सर। ओके, तो मैं ही बोल रहा था कि इफ अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक का मतलब क्या है। विदाउट मतलब अगर आपको उस टॉपिक का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप उस टॉपिक को चाहे कितना भी पढ़ लें तो उससे कुछ फायदा नहीं है, फिर आप उस टॉपिक को रट रहे हैं। सिंपल। ठीक, वो एक अलग चीज है कि कुछ चीजें आपको रटनी भी पड़ती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा रटने से ही काम चल जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि मैं यार इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? क्या है इकोनॉमिक्स? मेरे को पता तो होना चाहिए कि मैं इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें पढ़ूंगा और क्या इससे मेरे को फायदा मिलेगा। मतलब चलो वो एक अच्छी बात है कि आप बोल दोगे कि सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कर देंगे, सर मेंस में क्वेश्चन आएंगे वो कर देंगे। अरे वो तो ठीक है चलो, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी
एक बेटर अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है ना। अब आपको पता ही नहीं है किसी चीज का तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली बात, देयर आर टू टर्म्स, एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एक होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी। अब सर, टर्म तो दोनों हैं, हम तो कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आज, हम ये भी बोल देते हैं इकोनॉमी पढ़ेंगे अब। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी? इफ अगर हम एक, देखो, जैसा होता है ना कि जैसे हम पढ़ते हैं क्या, कि सिनोनियम्स, या हिंदी में बोलते हैं उनको पर्यायवाची एक तरीके से, कि सिनोनियम्स में क्या होता है कि एक वर्ड का जो मीनिंग होता है वो दूसरे वर्ड से सिमिलर मैच करता है, बट सिमिलर का मतलब ये नहीं है कि वो उससे कंप्लीटली मैच करता हो। देर आर समथिंग जहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट शो करते हैं, मतलब जस्ट लाइक कि इफ अगर देर आर टू पीपल और हम बोले अरे ये तो एकदम एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली सिमिलर है हर एक चीज में, कि उनकी एक्टिविटीज करने का मतलब कि वो जो सोच रहे हैं वो दोनों सेम सोच रहे होंगे, या जो वो एक्टिविटी करते हैं डेली लाइफ में वो सेम करते होंगे, नहीं। वो सिर्फ दिखने में सेम लग रहे हैं, दिखने में सिमिलर है। ठीक, तो सेम ऐसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी आपको देखने में सिमिलर लगेगा, बट इट डजेंट मीन कि ये दोनों एक ही है। देर इज सम डिफरेंशिएशन ना। इफ अगर एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं, मतलब मान लीजिए किसी का नाम विवेक है, तो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में सिर्फ एक ही विवेक है। दुनिया में तमाम विवेक हो सकते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि सारे विवेक एक से होंगे। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। इकोनॉमिक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, मतलब इकोनॉमिक्स एक स्टडी है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है इकोनॉमी के बारे में, यानी कि आप इकोनॉमी के बारे में जिस एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं वो है इकोनॉमिक्स। एंड सर व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी है एक तरीके से जहां कहीं भी, यानी कि जिस भी किसी, मैं इसको और भी सिंपल टर्म्स में अभी बताऊंगा, कि जिस भी किसी इकोनॉमी एक्टिविटीज में पैसे का लेन देन इन्वॉल्व हो जाए वो एक इकोनॉमी हो जाता है, या इकोनॉमी एक्टिविटीज हो जाता है। मतलब जस्ट लाइक इफ अगर मैं बोलूं कि हम इंडिया की इकोनॉमिक्स देख रहे हैं या इकोनॉमी देख रहे हैं, इंडिया के टर्म्स में देखेंगे तो हम इकोनॉमी है। लेकिन जब हम इंडिया के वो देखेंगे, मतलब जस्ट लाइक जैसे हम देखते हैं ना कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी है सर, 2.9 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन। अमेरिका की इकोनॉमी कितनी है सर, उसकी 20 ट्रिलियन के अप्रोक्स है। इस तरीके से हम ये नहीं बोलते कि इंडिया की इकोनॉमिक्स इतनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम चीजें पढ़ते हैं कि इतनी ट्रिलियन बनी कैसे, या इतने ट्रिलियन से ज्यादा बन कैसे सकती है, या आरबीआई ऐसे क्या एक्शन ले रहा है, ये सरकार इस तरीके की क्या चीजें कर रही है। ठीक, वो वाली चीजें है। ओके, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं बेसिकली, कि मतलब इतना तो सिंपल हमारा क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है इकोनॉमी के बारे में, चाहे वो एक पर्टिकुलर किसी एरिया की हो। और जो आप ये एक्टिविटीज पढ़ते हैं जैसे लाइक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो सारी इस इकोनॉमी में आती हैं। लेकिन उसके बारे में एक डिटेल्ड में एनालिसिस करना, उसके बारे में डिटेल्ड में चीजों को समझना, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम चीजों को देखते हैं कि ठीक है सर, ये हल्का बहुत हमारा क्लियर है कि हाँ इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या नहीं होता। अब समझते हैं कि इकोनॉमी एक्टिविटीज वही कि जहां पर कोई भी एक पैसे का लेन देन इन्वॉल्व हो जाए, जहां कहीं भी पैसे का एक लेन देन इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, जहां कहीं भी पैसे का इन्वॉल्व, कि वो इकोनॉमी एक्टिविटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को हमने कर लिया, बट आपने दो चीजें और सुनी होंगी सर, हम दो चीजें काफी ज्यादा सुनते हैं, क्या? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज इट? कि अभी तो हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी देख लिया, कि चलो इकोनॉमी वो है जहाँ कहीं भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक, और उसके बारे में जब हम स्टडीज कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स कहला रहा है। बट सर देन व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये टर्म्स कब आई और क्यों आई? देखो, अगर आप इकोनॉमिक्स को ना सोच कर सिंपल वैसे ही देखो, माइक्रो मीन्स यानी कि छोटा एक तरीके से, मतलब कोई भी चीज काफी छोटे लेवल पे ना, एक स्मॉल लेवल पे। और मैक्रो यानी कि एक लार्ज लेवल पे,
यानी कि लार्ज टर्म्स। अगर मैं ये ना सोचूं कि इकोनॉमिक्स को साइड में रखो, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग देखो। माइक्रो यानी कि स्मॉल, और मैक्रो यानी कि एक तरीके से लार्ज। ठीक। चलो, ये भी ठीक है कि सर आपने ये बता दिया, लेकिन सर ये टर्म्स आई क्यों, और एक्चुअल में ये क्या एक इफेक्ट डालती हैं हमारी इकोनॉमिक में। देखो, जिस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन, अभी इसके बारे में बात करेंगे, अभी चलो ग्रेट डिप्रेशन भी छोड़ो। ये चलो ग्रेट डिप्रेशन में बताता हूँ 19, सिंपल इतना सा ध्यान रखो क्योंकि इसके बारे में अभी हमें डिटेल में पढ़ना है। लेकिन हाँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं हल्का सा। 1930 में एक मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी आई थी। मंदी इन द सेंस कि एक तरीके से डिप्रेशन में चले गए थे। यानी कि एक होता है रिसेशन, मतलब चलो वो भी छोड़ो, सिंपल ऐसे समझो कि कोई एक गरीब इंसान है। ये गरीब इंसान भी छोड़ो, अलग से एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, गरीबी में आटा गीला हो जाना। गरीबी में आटा गीला हो जाना, ये एक प्रोवर्ब है जो कि आप लोगों ने सुनी होगी आई थिंक। नहीं भी सुनी है कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि इफ अगर मैं कहीं रह रहा हूं, मैं 10,000 रुपए मेरे को घर से मंथली आ रहे हैं, और मैंने क्या कर दिया है, 10,000 रुपए का मेरे ऊपर मतलब एक तरीके से क्या हो गया, डेट और चढ़ गया, क्योंकि मैंने 10,000 रुपए किसी एक फ्रेंड से लेके पार्टी कर ली थी। अब घर से आ रहे हैं मेरे पास 10,000, 10,000 का डेट चल रहा है मेरे ऊपर। ठीक। अब उसी के साथ साथ क्या होता है कि मेरा मोबाइल भी टूट जाता है, 10,000 रुपए उसमें लगेंगे, यानी कि कुल मिला के मेरे को 30,000 पे करने हैं, लेकिन घर से आ रहे हैं 10,000। यानी कि एक तो वैसे ही मैं आर्थिक स्थिति कमजोर थी, और ऊपर से मेरा मोबाइल और टूट गया, तो यानी कि गरीबी में आटा गीला हो जाना। सेम डिप्रेशन इज जस्ट लाइक दैट। उस समय पे कि उस टाइम पे बहुत 1930 में बहुत ज्यादा मार्केट में दिक्कत आ गई थी। दिक्कत इन द सेंस कि मतलब इकोनॉमी अच्छे से चल ही नहीं पा रही थी। एक सेकंड रुकिएगा बस, कुछ एक इनफेक्ट दिख रहा है मुझे। बस 1 मिनट, 1 मिनट हो। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ओके। अरे सॉरी यार, वो पता नहीं, एक वो नहीं बोलते जैसे, हमारे यहाँ तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरा नाम नहीं आ रहा, सांप की मौसी बोलते हैं वो। रूम में थी तो मैंने उसको भगाया अभी। चलिए ठीक है, तो माइक्रो एंड मैक्रो एक्टिविटीज क्या होती है बेसिकली। माइक्रो यानी कि स्मॉल, मैक्रो यानी कि लार्ज लेवल पे कोई भी एक्टिविटीज हो रही है। लेकिन एक्चुअल में ये टर्म है क्या, मैं वो बता रहा था आपको। तो 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, एक तरीके से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल मतलब डिस्ट्रेस हो गया था। यानी कि ऐसा समझ लो कि पूरी तरीके से इकोनॉमी ठप हो गई थी। ठीक, यूएसए में। और उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बात है पूरे जगहों पर देखना पड़ा था। अब उस समय पे हमारे
एक कौन थे? जॉन मैनर्ड केनीज। इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जेएम केनीज करके। ठीक, जेएम केनीज करके। इन्होंने ये मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म वगैरह के बारे में बताया, या इन्होंने एक चीजें जो थी इसके बारे में बात करा। जस्ट लाइक इनकी एक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। इन्होंने एक मतलब ऐसा समझ सकते हैं एक पब्लिकेशन निकाला था, या बुक निकाली थी, या अपनी थ्योरी दी थी। ठीक, कौन सी? द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। सिंपल ऐसा समझो कि वो छोटी छोटी टर्म्स जो कि एक इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, जस्ट लाइक अब एग्जांपल देते हैं, माइक्रो में छोटी छोटी टर्म्स कैसे होगी, और मैक्रो में बड़ी बड़ी टर्म्स कौन सी हो जाएंगी। अब आप बड़ी बड़ी टर्म्स को अगर मतलब देखा जाए तो सर हम कैसे बताएंगे? ठीक, कि बड़ी टर्म्स कौन सी हैं और छोटी टर्म्स कौन सी हैं। देखो, मान लेते हैं कि छोटे लेवल पे अगर डिमांड एंड सप्लाई वगैरह ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ठीक, मतलब जस्ट लाइक जैसे आप रेपो रेट पढ़ रहे हैं, सीआरआर पढ़ रहे हैं, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं। मैक्रो यानी कि आप इंडिया के लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे चीजें पढ़ रहे हैं, कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह कितना हो रहा है। मतलब सिंपल इतना ध्यान रखना है, माइक्रो में हम छोटी छोटी टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा डाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि टर्म्स छोटी हैं बट इम्पैक्ट उनका बहुत बड़ा है कि नहीं? रेपो रेट वगैरह इन सब का इम्पैक्ट कितना बड़ा है मनी सप्लाई पे, वो हम अभी देखेंगे। मैक्रो यानी कि जो हम बड़े लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक, एक उनका क्या इम्पैक्ट है क्या नहीं है। ओके। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अब हम इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे। देखो कि आपको पता है कि इकोनॉमी हमारी एक तरीके से क्या है, और उसमें सेक्टर भी आपको पता होंगे क्या, कि हम इकोनॉमी के अंदर तीन तरीके की एक्टिविटीज को पढ़ते हैं। सर अभी आपने बताया तो था कि इकोनॉमी के अंदर हम एक्टिविटीज पढ़ते हैं, कि किसी भी एक रीजन, डिफाइंड रीजन में क्या एक्टिविटी हो रही है क्या नहीं, उससे हमें पता चलता है कि इस कंट्री की इकोनॉमी इतनी है कि नहीं है। जस्ट लाइक जैसे हम इंडिया की बोल देते हैं 3 ट्रिलियन के आसपास, या अमेरिका की बोल देते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज कैसे हम देखते हैं कि सर हमने उनका 3 पार्ट्स में डिवीजन कर रखा है। इनफैक्ट डिवीजन तो आप 5 पार्ट में भी कर देते हैं इसका, ये 4 पार्ट में भी कर देते हैं, बट मेनली 3 है क्या सर? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इसके अलावा 2 सेक्टर और आ जाते हैं। 2 सेक्टर क्या? एक आप क्वार्टरनरी सेक्टर बोल देते हैं, अ, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर। और एक होता है क्यूनरी सेक्टर, क्यूनरी सेक्टर करके। अब ये क्या है? देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम इकोनॉमी बता रहे हैं तो उसके अंदर एक्टिविटीज हो रही है, पैसे का लेना देना हो रहा है। अब उसी और हमने एक्टिविटीज का एक डिवीजन कर रखा है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, कि जो एक्टिविटीज आपका एक तरीके से किस चीज से रिलेटेड है, जस्ट लाइक जैसे आप फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, या मतलब ऐसा समझ लीजिए, मतलब जस्ट लाइक जैसे नेचुरल रिसोर्सेस की चीजों के साथ, यानी कि एक तरीके से जहां से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू रॉ मटेरियल। ठीक, उसके बाद आप प्रोसेसिंग करते हैं ना इसकी। अब मान लीजिए कि आप डायरेक्टली गेहूं के खेत से जाके बिस्किट तो तोड़ के नहीं लेके आ रहे हैं, कि चलो आज मैरी गोल्ड वाले खेत में चलते हैं, वहां से वो तोड़ के लेके आते हैं, कल को उसमें चलते हैं बटर वाइट वाले में, वहां से तोड़ के लेके आएंगे। ऐसा नहीं होता है ना। हमें पहले रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल कैसे? कि आपने वीट का क्या करा, प्रोसेसिंग करा। अब वो जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है सेकेंडरी एक्टिविटीज में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग। ऑब्वियसली बात है ना, कि कोई भी चीज का प्रोसेसिंग है तभी तो। चॉकलेट का कोई वो थोड़ी होता है, मतलब खेती थोड़ी होती है, चॉकलेट बनाई जाती है किससे? कोको बीन से। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं हम उसकी, वो किसमें? सेकेंडरी एक्टिविटीज में। ओके, टर्शरी एक्टिविटीज यानी कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। हम मान लीजिए कि भाई यार हमारे पास प्राइमरी भी होगी सेकेंडरी भी होगी, लेकिन लोगों तक पहुंचेगा कैसे, लोगों तक रीच कैसे होगी? उसके अलावा कि जो मतलब ऑब्वियसली बात है, जो ऑफिस वर्क होता है, ऑफिस वर्क इन द सेंस कि तमाम चीजें की अकाउंट्स को संभालना, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर में तमाम सारी चीजें होती हैं।
जो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज। ठीक, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लू कॉलर जॉब भी बोल देते हैं ना। ऑब्वियसली बात है कि ये बैठ के काम करने की जॉब है, लेकिन बहुत ज्यादा मेंटल इनस्टेबिलिटी हो जाती है एम्प्लॉयज की टर्शियरी सेक्टर में। हमें लगता है ऐसा कि अरे ये तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, इनको क्या काम, ये वो। लेकिन अगर इनकी मेंटल कंडीशन देखी जाए ना, वो बहुत खराब होती है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बर्डन इतना रहता है ना, इनके ऊपर टाइम लिमिट इतनी रहती है। जैसे कि आपने वो केस भी सुना होगा, वो जो सीए थी, उनकी अभी डेथ हुई 26 ईयर की, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लेवल का प्रेशर रहता है। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इसी सेक्टर में वर्क करते हैं, आपके भी फ्रेंड्स होंगे, तो आपको डेली पता चलता होगा। ठीक, कि हमें देखने में चीजें आसान लगती हैं, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक कहावत है ना, दूसरे की थाली की खीर हमेशा मीठी लगती है। ठीक, तो वो वाली चीज है। चलिए, क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर यानी कि एक तरीके से नॉलेज सेक्टर होता है। नॉलेज सेक्टर, अब मान लीजिए कि आप सर रिसर्च कर रहे हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें कर रहे हैं, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीजों में आप रोल प्ले कर रहे हैं। सर अब इसका एग्जांपल कैसे, मान लीजिए कि इसरो है, ये डीआरडीओ है, वो किस चीज में आएगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, या टर्शियरी में? वो आएगा आपके क्वार्टरनरी सेक्टर में। ठीक, क्वार्टरनरी सेक्टर में, क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा योगदान, यानी कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स मतलब एक तरीके से एक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स बनाने में, ये एक देश को आगे ले जाने में, काफी सारी चीजों में। ठीक, तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में हम उसको काउंट कर लेते हैं। देन सर फिर हम क्यूनरी सेक्टर में किसको काउंट करते हैं? अभी रिसेंटली में मैंने YouTube पे अपनी एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग में आईएएस ऑफिसर्स की कमी हो रही है। आईएएस ऑफिसर्स जो कि किस लेवल पे पहुंचते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। ठीक, ये एक पॉलिसी मेकिंग करते हैं। यार वो जो पर्सन वहां सेंट्रल में बैठ के पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, वो भी तो एक एक कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। कंट्रीब्यूट इन द सेंस कि वो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन बना रहा है कि किस तरीके से मैं एक पॉलिसी बनाऊं जिससे कि मेरे देशवासियों का फायदा हो सके, या मैं अपनी एक कंट्री को आगे लेके जा सकूं। योगदान तो उन पर्सन का भी है ना। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। हेलो। पहले भी तो ऐसे ही होता था। कौन सोता था ज्यादा, हमारी बारी बड़ी आज होने वाले वाले हो गए थे, एक हफ्ते का मुश्किल है राधिका ना कि मैम, बंदा उठ के आपका आएगा खाने में। आपका आपका माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ओके ओके, पीपीटी वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये क्यूनरी एक्टिविटीज में यानी कि जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है, जस्ट लाइक जैसे जो कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह इन सब लेवल पे आपके बना रहे हैं डिसीजंस। ठीक, तो वो भी एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी और क्यूनरी सेक्टर को हमने ये देख लिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नाउ देर आर सर कुछ सिस्टम भी चलते होंगे ना हमारी इकोनॉमी में, एंड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज दिस? सर दो तरीके की चीजें हमने सुनी है आज तक। दो तरीके की चीजें कैसे सुनी है आपने, क्या है क्या नहीं, वो भी हम देख लेते हैं। कि सर हमने दो चीजें ये सुनी है कि एक होता है मार्केट इकोनॉमी, एक सुना है हमने नॉन मार्केट इकोनॉमी। सर व्हाट इज इट? ये क्या होता है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बेसिकली? मार्केट इकोनॉमी, एक होता है नॉन मार्केट इकोनॉमी। सर इतना समझ में आ रहा है इन टर्म्स को देख के कि मार्केट इकोनॉमी जहां पे मार्केट का इन्वॉल्वमेंट हो, नॉन मार्केट जहां पे कोई मार्केट ही ना हो। अरे वो तो ठीक, खेला है बस तो। भाई अपना प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जो भी अभी ज्वाइन हुए हैं। ठीक, मार्केट, ना मार्केट इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, देखो इफ अगर देखा जाए कि हमें टर्म से तो सीधा क्लियर हो रहा है कि मार्केट यानी कि सर देर इज अ सिस्टम इन विच क्या है कि मार्केट
का एक सिनेरियो इन्वॉल्व हो जा रहा है, ठीक। या अगर ऐसे देखेंगे कि मतलब सर ये जो टर्म्स था हमने सुना है, सुना क्या नहीं भी सुना है तो मैं बता देता हूँ। ये जो मार्केट इकोनॉमी है, ये मार्केट इकोनॉमी तब ज्यादा प्रिवलेंट हुई जिस टाइम पे एडम स्मिथ वगैरह ने इस पे काफी सारी चीजें दी, या जिस टाइम पे मतलब उन्होंने काफी थोड़ा सा इसके बारे में बात करा था एडम स्मिथ ने। और इन्होंने क्या बताया था, देखो जो लोग आप सोच रहे हो वो एकदम सही है, ठीक, लेकिन एडम स्मिथ जी ने और क्या बोला था मैं वो बता देता हूँ। सर ये वो एक सेल्फ इंटरेस्ट है जो कि मोटिवेट करता है एक किसी ওইদিকে इंडिविजुअल को या किसी फर्म को कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज करे जिससे कि प्लीज आप माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक, तो यानी कि इफ अगर देखा जाए तो ये वो एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है किसी भी एक मतलब खुद का, कि जो कि एक मोटिवेट कर सकता है किसी एक इंडिविजुअल के या किसी एक फर्म को कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज करे जिससे कि जो सोसाइटी में कुछ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो सके, या इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट सोसाइटी ले सके या उनसे वो एक सोशल बेनिफिट ले सके, ठीक। यानी कि इफ अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि एडम स्मिथ ने इसको क्या बोला, दिस इज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द इनविजिबल हैंड often called as the animal spirit. This way the question like who will invest in productive asset and why same gets answered. इनकी कुल मिला के मार्केट, यार ऑब्वियसली एक चीज बताओ कि मैं कोई भी प्रोडक्ट क्यों लेके आऊंगा मार्केट में जब तक मुझे नहीं पता होगा कि मेरे को ये बेनिफिट हो सकता है। और बेनिफिट तो छोड़ो कि सामने वाले को सामने वाला तभी लेगा ना जब उसको पता है कि ये बेनिफिट हो सकता है मेरे को इस प्रोडक्ट को लेके, ठीक। तो यानी कि दो चीजों पे चीजें चल रही है ना, कि एक खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है कि हाँ चलो कि अगर मैं ये एक प्रोडक्ट बनाऊंगा मार्केट में जाके बेचूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, तो ये एक सेल्फ मोटिवेशन है, ठीक। चाहे वो एक इंडिविजुअल का है चाहे या वो किसी एक फर्म का है, या एक और क्या हो सकता है कि एक हाई प्रोस्पेरिटी अटेन, ये मैं एडम स्मिथ जी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक। या एक हाई प्रोस्पेरिटी को अचीव करना हो, हाई प्रोस्पेरिटी को अचीव करना हो, ओके। जस्ट लाइक अगर आप देखेंगे कि ये हाई प्रोस्पेरिटी को अचीव करना ही, अटेन करना ही एक डिवीजन ऑफ लेबर पैदा कर देता है हमारी एक सोसाइटी में, कि अरे इसका जो काम है वो ये है, ये जो है मतलब जैसे हम हिस्ट्री में क्या देखते हैं, कास्ट सिस्टम कैसे जो उस टाइम पे एंशियंट में नहीं देखते हैं हम, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब करके ना, कि और सबका अपना एक क्या है वर्क डिसाइडेड है। तो सेम अगर किसी को मतलब एक हायर प्रोस्पेरिटी अटेन करनी हो तो देयर शुड बी अ इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स बाय ब्रेकिंग डाउन लार्जर जॉब्स इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स, ठीक। जो बड़ी बड़ी एक जॉब होती है फिर वो छोटे छोटे में डिवीजन होने लगते हैं कि हाँ चलो ये काम आप करेंगे, ये चलो आप करेंगे, ये आप करेंगे, ठीक। उसके अलावा और क्या होती, और क्या चीजें होती हैं कि ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको रेगुलेट करा जाना चाहिए कंपटीशन से। अब मान लीजिए कि यार कि मैं कोई एक प्रोडक्ट है, इफ अगर उस प्रोडक्ट को मैं ही बना रहा हूं, मान लीजिए कि पार्ले जी का बिस्किट है और उस पार्ले जी को बिस्किट को सिर्फ मैं ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ओके। और उस पूरी मार्केट में कोई भी बिस्किट अवेलेबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अपने बिस्किट का कितना भी प्राइस रख लूं, बट ऐसा भी नहीं कि मैं मार्केट से ऊपर जाके रख दूंगा कि जो लोग खरीद ही ना पाए, बट हाँ इतना रखना पड़ेगा कि हाँ मतलब मान लीजिए कि जो आज आपको 10 रुपए में पार्ले जी मिल रहा है मैं उसका प्राइस 100 भी रख सकता था, क्यों? क्योंकि मार्केट में मुझे पता है कोई भी और अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे चीजें आना स्टार्ट हुई कि मान लीजिए कि अदर अदर बिस्किट्स आने स्टार्ट हुए अदर अदर कंपनीज के, तो उसमें एक कंपटीशन बना। कंपटीशन क्या कि सामने वाली ने रख दिया, अगर मान लीजिए कि आज पार्ले जी 100 का है, कल को आप में से कोई एक बिस्किट कंपनी स्टार्ट कर दी आप में से और आपने उसको 90 का रख दिया, फिर मेरे को लगेगा यार मेरा तो कोई लेगा नहीं, तब मैं अपने आप को क्या कर दूंगा 80 कर दूंगा, फिर सामने वाला 70 कर, मतलब एक कंपटीशन क्रिएट रहता है, ठीक। जिससे कि चीजें एक स्मूथ वे में चल पाए। अब ऐसा नहीं है कि किसी की भी मोनोपोली हो जाए,
जिस टाइम पे जियो आया था उस टाइम पे सारे जितने भी मतलब चीजें थी वो काफी एक अच्छे लेवल पे चल रही थी, कैसे रिचार्ज काफी ज्यादा महंगा वगैरह ये सब होता था। लेकिन जियो आया, जियो ने अपनी सारी चीजें फ्री करी, उसने मार्केट की कुछ चीजों को तोड़ा, एक तरीके से लोगों को अपनी तरफ डाइवर्ट करा। तो यही तो एक तरीके होते हैं ना मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ठीक, तो उन्होंने वही बोला कि भाई देखो, अगर देखा जाए तो ये एक इकोनॉमिक सिस्टम में कंपटीशन भी प्रिवेल रहना चाहिए, इफ अगर आप मार्केट सिस्टम लेके चल रहे हैं तो। ओके। अब आपने एक टर्म और सुना होगा जिसको लेजी, मुझे नहीं पता कि आप उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे कैसे नहीं करेंगे। लेजीज फेयर करके बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लीव अलोन। ओ सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया, दोबारा लिख देते हैं। नहीं नहीं, स्पेलिंग तो सही लिखा था मैंने, आई थिंक पहले भी। ठीक, ये मार्केट इकोनॉमी की बात लेके चल रहा हूं मैं कि मार्केट कैसी होनी चाहिए एडम स्मिथ जी के अनुसार। लेस इज फेयर, इसका मतलब क्या, लीव इट अलोन, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं एक मार्केट इकोनॉमी में, मतलब जस्ट लाइक जैसे हमारी जो एक इंडियन है वो एक मार्केट इकोनॉमी है ना। अब इसके अंदर हम कुछ चीजें कर रहे हैं तो यानी कि हमें गवर्नमेंट का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो लेजिस फेयर का मतलब क्या, नॉन इंटरफेरेंस वाली चीज लेके चलनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज में गवर्नमेंट आ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और बेचारा जो सामने वाले व्यक्ति है वो अपना बिजनेस ही बंद कर देता है कि अरे नहीं अब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो यानी कि लीव इट अलोन, लीव इट अलोन यानी कि उसको भाई उसके अकॉर्डिंग उसको चलने दो ना। अब तुम हर एक चीज में उसको करोगे तो मान लो कि यार मैं कोई एक मतलब मैं महीने के कमा ही 10,000 रुपए रहा हूँ मान लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आके मेरे को बार बार करके मेरे से 7-8 हजार रुपए ले जाती है, मेरे को बच 2,000 रुपए, तो मैं क्यों वो उस बिजनेस को करूंगा, मैं तो अपना बिजनेस बंद कर दूंगा ना। यार मेरे को मिल ही नहीं रहा है कुछ, मैं 10,000 कमा रहा हूँ, 2,000 रुपए मेरे हाथ में आ रहे हैं, बाकी जितने भी पैसे हैं मेरे 8,000 रुपीज वो गवर्नमेंट लेके चली जा रही है। अब कैसे करूं मैं? तो इसलिए मिनिमम पॉलिसी लेके आओ जिससे कि चीजें अच्छी वे में चल सके, नॉन इंटरफेरेंस वाली चीजों को अपनाओ। ठीक, जिससे कि मार्केट एक बेहतर वे में चीजों को प्रमोट कर सके या चीजें मार्केट में अच्छी तरीके से चल सके। अब सर मार्केट तो चलो ठीक है, आपने बता दिया कि मार्केट के अंदर लोग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, चीजें करते हैं, लेजिस फेयर वाली पॉलिसी लेके चलनी चाहिए। ठीक, सोसाइटी में गुड सप्लाई हो जाता है। ओके, और एक डिवीजन ऑफ लेबर भी होना चाहिए, एक डिवीजन ऑफ लेबर भी हो जाता है ना। ठीक है सर, उस डिवीजन ऑफ लेबर से काफी लोगों को काम भी मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। लेकिन सर क्या इस सिस्टम का कुछ, ऑब्वियसली बात है, क्या इस जो ये सिस्टम है, ये जो मार्केट इकोनॉमी वाला सिस्टम है, इसकी वजह से कुछ नुकसान भी तो होता होगा? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फायदे ही फायदे। ऑब्वियसली बात है, इससे नुकसान भी होता है कुछ थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। ठीक, ओके। अब वो कैसे होता है, क्या एक वो है, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या एक नुकसान, यानी कि कौन्स क्या है इस मार्केटिंग सिस्टम का, मार्केट सिस्टम का, यानी कि अगर हम कौन्स देखा जाए तो, कौन्स देखा जाएगा तो क्या है सर? कौन सबसे पहले अगर देखा जाए तो, देयर वॉज ऑलमोस्ट नो टूल टू लुक आफ्टर दोज हु हैव लो परचेसिंग पावर, द पुअर। मतलब कि एक जो पुअर पर्सन है उसको कोई देखने वाला ही नहीं होता है मार्केट इकोनॉमी में। मान लीजिए कि बड़े लोग तो उस सामान को खरीद पा रहे हैं, लेकिन क्या एक गरीब उस सामान को खरीद पा रहा है कि नहीं खरीद पा रहा है, उसका कोई इस मार्केट इकोनॉमी एज सच इतना इम्पोर्टेंट रोल होता ही नहीं है। कोई उसके बारे में इतना सोचता भी नहीं है कि अगर कोई एक किसी, और उसको ध्यान में रख के किसी भी एक प्रोडक्ट की वैल्यू भी डिसाइड नहीं करी जाती है, समझे? तो यानी कि इसमें जो पुअर, जो यानी कि जो पुअर पीपल होता है और जो उसकी लो परचेसिंग पावर होती है, उसको इतना ध्यान में नहीं रखा जाता है मार्केट इकोनॉमी में। सेकंड सर, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल टू टोटल एब्सेंस ऑफ वेलफेयर एक्शन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि जो भी स्टेट के द्वारा वेलफेयर एक्शन जो होते हैं उनको एक तरीके से नेग्लिजिबल कर दिया जाता है एक तरीके से। ठीक, यानी कि एक वेलफेयर एक्शंस काफी लिए ही नहीं जाते स्टेट के द्वारा। ठीक, तो ये एक इसका कौन सा है। और फिर फोर्थ वो
नेक्स्ट कॉन्स क्या हो सकता है सर? वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इवन आफ्टर लॉन्चिंग डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स सच एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इन विच रिचर आर टैक्स्ड विद हायर रेट्स। यानी कि एक इकोनॉमी इनइक्वालिटी भी आपको देखने को मिल जाती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे? कि जो ज्यादा पैसे कमा रहा है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। दो तरीके के टैक्स पढ़ते हैं ना हम, रिग्रेसिव टैक्स और एक प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं ना, तो यानी कि वही है ना, कि बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लिया जाता है जिसकी वजह से चीजें बहुत बेकार हो जाती हैं, एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट कर देती है मार्केट में। ठीक, तो वही चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो मार्केट इकोनॉमी के मैंने आपको दो तीन चीजें समझाई जो कि एडम स्मिथ जी के एडम स्मिथ जी के अकॉर्डिंग थी। मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि ठीक है, इससे सोसाइटी में गुड्स मिलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हर एक पर्सन को काम भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक, और उसके अलावा क्या कि हमें लेजिस फेयर वाली ये एक पॉलिसी को लेके चलना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसे जितना इंटरफेरेंस ना कर सके ये सब करके। ठीक सर, इफ अगर हमारे यहाँ नॉन मार्केट इकोनॉमी होती है तो तब हम क्या करते हैं? नॉन मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी ये क्या होता है? नॉन मार्केट यानी कि जहां कहीं भी मार्केट ही नहीं है, एक तरीके से, है कि नहीं? मतलब तो यही बता रहा है ना। अगर देखेंगे तो इसका जो रूट है, इसका जो एक रूट आइडिया है वो आपको कार्ल मार्क्स से देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स से देखने को मिलता है, कार्ल मार्क्स से 1818 से 83 तक रहे थे कार्ल मार्क्स जी हमारे। ठीक, इनके दो वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं कार्ल मार्क्स के भी, एक है सोशलिस्ट, आपने सुना होगा, एक है कम्युनलिस्ट, कम्युनिस्ट। एक सोशलिस्ट वाला इनका एंगल और एक कम्युनिस्ट वाला एंगल। ठीक ओके, अगर आप सोशलिस्ट वाला मॉडल देखते हैं तो आपको यूएसएसआर जाना पड़ेगा। यूएसएसआर क्या सर? जो आज का रशिया है ना, वो यूएसएसआर हुआ करता था डिसइंटीग्रेशन से पहले, 1991 के। उससे पहले जितने भी ये सारा एरिया था ना, कजाकिस्तान वगैरह, ये जितना भी था ये सारा एक ही था। लेकिन 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ और ये सारे अलग अलग हो गए और सब एक अपनी एक इंडिविजुअल कंट्री हो गए। ठीक, तो ये सोशलिस्ट वाली जो चीज है वो आपको यूएसएसआर में एक मॉडल अच्छे से देखने को मिल जाएगा। देन सर, व्हाट इज सोशलिस्ट एंड व्हाट इज कम्युनिस्ट? तो सबसे पहले हम इन चीजों को देख ही लेते हैं कि सोशलिस्ट वाली चीजों में आप कहना क्या चाहते हैं हमसे, मतलब कवि का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, वो बोलना क्या चाहता है। सर देखो, सोशलिस्ट मॉडल में, सोशलिस्ट मॉडल, जैसे कि मैंने आपको बोला, यूएसएसआर को देख सकते हैं। ठीक, यूएसएसआर, ऐसे बोल दीजिए एक्स यूएसएसआर, जिसमें क्या होता है कि स्टेट के पास ओनरशिप होती है पूरी मार्केट की। स्टेट के पास मार्केट की इकोनॉमी, स्टेट इन द फॉर्म ऑफ, स्टेट डजंट मीन कि सिर्फ राज्य जो होते हैं, स्टेट हम एक नेशन को भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये अभी आपको चीजें पॉलिटी में पढ़ी होंगी, आपको पता होंगी। अब ये मत सोचना कि मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, बट स्टेट मीन्स कि एक सिर्फ एक राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता है, स्टेट ऑल्सो अ नेशन। ठीक, यानी कि जिसके अंदर मार्केट की जो ओनरशिप है वो, मतलब मार्केट इन द सेंस, मतलब स्टेट वॉज हैविंग ओनरशिप कंट्रोल ऑन ओनली नेचुरल रिसोर्सेज। ओनरशिप तो है स्टेट की, बट किस चीज पे? ओनली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पे। थोड़ा सा इसको और छोटा करके लिख देते हैं ताकि और अच्छे से आपको दिखा जाए। सर ठीक है, मतलब आपने सिंपल ये बोला कि स्टेट की ओनरशिप होती है लेकिन सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पे, ओनरशिप ओनली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो सर अब मतलब ये अभी मैं सिर्फ एक हल्का सा डिफाइन कर रहा हूँ, अभी डिटेल में भी चलेंगे, लेकिन अभी पहले हल्का सा समझो तो सही कि क्या है एक्चुअल में चीजें है क्या।
अब सर अगर मैं कम्युनिस्ट वाली चीज को अगर मैं इसी टर्म में डिफाइन करूं तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? कम्युनिस्ट यानी कि आप चाइना को देखिए ना सर। ठीक है, हमने चाइना को देख लिया, लेकिन चाइना में देखना क्या है? चाइना की क्या था कि चाइना में आप अगर देखेंगे तो चाइना में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस पे ना कंट्रोल होके उसका लेबर पे भी पूरा कंट्रोल है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस के साथ साथ उसका लेबर पे भी कंट्रोल है। भाई कौन काम कैसे करेगा, कैसा नहीं चलेगा, कितना काम होना है, कितना नहीं होना है, ये सारी चीजें एकदम ठीक। यानी कि एक तरीके से हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं इनको कि ये स्टेट इकोनॉमी है, ये कमांड इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब सिंपल इतना समझो कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी में अंदर हर एक चीज उसके हाथ में होती है जो एक बड़ी पावर पे बैठा है। जैसे कि सर, जैसे ये अभी चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। देखो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे ये लेक्चर को अपलोड करूंगा, लेकिन जैसा मैंने सुना है मैं पहले ही बता देता हूँ एज पर सोर्सेस, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ठीक। क्योंकि यार ये YouTube एक बहुत खतरनाक चीज है, इस पे शब्दों को थोड़ा सा हाँ, तोल मोल के बोला जाता है। चलिए ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि जैकमा जी की एक कंपनी थी, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दिया था, वो जैकमा जी ही गायब हो गए थे। आई एम नॉट ब्लेमिंग कि उस चाइना गवर्नमेंट ने उनको वो करा था या कुछ भी करा था, बट हाँ कि यू नो वेरी वेल कि जैकमा ने चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ऐसे ही बोल दिया था, और उनको फिर पूरी तरीके से वो अंडरग्राउंड हो गए, आज तक भी वो सामने नहीं आते, और उस दिन के बाद उनका डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया था, ठीक। और चाइना के अंदर कब क्या चीज प्रोड्यूस होगी, चाइना के अंदर कब क्या चीज किसी के द्वारा बोली जाएगी, चाइना के अंदर क्या पीपल खाएंगे, क्या पीपल मतलब चलाएंगे, हर एक चीज कौन डिसाइड करता है? चाइना डिसाइड कौन करता है? चाइना का जो सुप्रीम पावर है, यानी कि हर एक चीज उसी के अंडर में आ रही है, ठीक। अब ये मत बोलना कि सर हम क्या तानाशाही बोल सकते हैं उस चीज को, यार वो आप सबकी एक अलग अलग चीजें हैं कि आप क्या क्या बोले, फिर वो एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाती है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग यू कि क्या आप मतलब समझ सकते हैं इस चीज से। तो सर आगे हम कुछ चीजें और देख लेते हैं फिर। नॉन मार्केट इकोनॉमी, चलिए ठीक है सर कि आपने बताया कि ये दो तरीके की हो सकती है। नॉन मार्केट में यानी कि एक तरीके से मार्केट में चीजें मतलब उसके अंदर मार्केट ही खत्म कर दी गई है। जब मार्केट ही खत्म कर दी गई है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब चीजों को फिर रिसोर्सेस को फिर कंट्री के वेलबींग के लिए यूज करा जाना चाहिए। यानी कि रिसोर्सेस को आपने मार्केट ही खत्म कर दिया, आपने पैसे का लेन देन ही खत्म कर दिया। नॉन मार्केट यानी कि मार्केट को खत्म ही कर दिया, हम सीधा लोगों तक चीजें पहुंचा रहे हैं जो इनकी चीजें हैं। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेस को वेल बींग के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिसोर्सेस को वेल बींग के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। उसके अलावा रिसोर्सेस को ना, रिसोर्सेस आर बेस्ट यूज वंस दे आर अंडर द ओनरशिप ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी। यानी कि इफ अगर आप नॉन मार्केट इकोनॉमी चला रहे हैं तो यानी कि जितने भी रिसोर्सेस हैं या तो वो पीपल के अंडर में आए या सोसाइटी मतलब या तो वो सोसाइटी के अंडर में आए या कम्युनिटी किसी के अंडर में आए, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक नेशन के द्वारा रोल प्ले करा जाएगा या स्टेट के द्वारा एक रोल प्ले करा जाएगा कि हाँ वो अपने एक स्टेट के पीपल के लिए एक वेलबिंग वाला काम करे। एक नॉन मार्केट में यानी कि जब रिसोर्सेस ही मार्केट में एक तरीके से ऐसा समझ लो मार्केट ही खत्म कर दिया आपने, मार्केट में सारी चीजें नहीं हो रही हैं कि आप नहीं बेच रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी ना कि रिसोर्सेस को लोगों के वेलबिंग के लिए इस्तेमाल करा जाए, ठीक। फिर क्या कि नेशन या स्टेट के अंदर में वो सारी चीजें होनी चाहिए, उसके द्वारा एक इकोनॉमिक रोल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा जाना चाहिए, ठीक। और आगे अगर देख सकते हैं आगे क्या होता है सर कि कोई भी एक कंपटीशन वाला जो आइडिया रहता है वो इसमें फैलता ही नहीं है। अब मान लो मार्केट ही नहीं है तो कंपटीशन कहाँ से आएगा? यानी कि नो कंपटीशन ना। अब कोई सामान कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहा है, सीधा सरकार वगैरह के अंडर में सारी चीजें चल रही हैं, तो भाई तुम ही करोगे ना हर एक चीज। तो कोई भी कंपटीशन आपको इस चीज में देखने को नहीं मिलता है, या देखने को मिलता है क्या? होता ही नहीं है। क्यों कंपटीशन होगा जब मार्केट ही खत्म है ना? एब्सेंस ऑफ मार्केट
एब्सेंस ऑफ मार्केट है ना, नॉन मार्केट यानी कि एब्सेंस ऑफ मार्केट चल रहा है, एब्सेंस ऑफ मार्केट। ओके, एब्सेंस ऑफ मार्केट चल रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिसीजन है कि कितना प्रोड्यूस करना है, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू सप्लाई, ये सारा किसके अंडर में आ जाता है? स्टेट के अंडर में। ठीक, ओके। तो सर इसका कुछ नुकसान भी होता होगा। एग्जैक्टली exactly, इसका कुछ नुकसान भी होता है। सर नुकसान क्या होता है? नुकसान क्या होता है जिसको हम देखेंगे इसके कॉन्स। कॉन्स क्या होता है नॉन मार्केट इकोनॉमी का? कि चलो ये तो फायदा हो जाता है कि अगर वो स्टेट वगैरह वेलबिंग के लिए कर रहा है ये सारी चीजें, लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका मेन एम क्या होता है कि वो सर्व करेगा, मतलब तो द एम वाज टू सर्व ऑल, देयर वाज नो आइडिया ऑफ क्रिएटिंग कैपिटल और वेल्थ व्हिच क्रिएटेड अ स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल इन द कमिंग टाइम। ये छोटे समय के लिए तो सही है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो सही है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सही है, लेकिन जब हम मार्केट से कुछ एक वेल्थ ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि जिस टाइम पे स्कार्सिटी हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी चीजों की। ठीक, अब मान लो कि आपको कंपटीशन करना है वर्ल्ड लेवल पे चीजों का, तो आप बिना वेल्थ के नहीं कर पाओगे ना सारी चीजों को, तो कहीं ना कहीं आपको वेल्थ वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट, कि स्टेट यूज टू प्रायोरिटाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज, thus the best or optimum uses of resources driven by market forces were denied, leading to their misallocation and wastage। ऑब्वियसली बात है, ये जरूरी थोड़ी है कि सारी चीज सब लोगों तक पहुंचे। भाई मिस एलोकेशन हो सकता है चीजों का, मिस एलोकेशन हो सकता है चीजों का, वेस्टेज हो सकता है। इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि आपने बोल दिया कि हर एक चीज बोलने से थोड़ी हो जाती है, बट क्या पता मिस एलोकेशन हो गया, वेस्टेज हो गई चीजें, तब क्या होगा। ठीक, अब और चीज क्या हो जाता है कि सर जिस टाइम पे नॉन मार्केट इकोनॉमी होती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये फ्रीडम जैसी चीजें होती है ना, लिबर्टी और फ्रीडम जैसी चीजें, इन चीजों को कोई महत्व नहीं रह जाता है, यानी कि देर इज नथिंग, देर इज नथिंग, कि फ्रीडम और लिबर्टी जैसी चीजें खत्म ही हो जाती हैं। ओके, तो ये वाली चीज, चलिए ठीक है, इसको हम आज यहाँ पे ही फिनिश करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कल आप लोग क्या क्या पढ़ के आएंगे, मतलब जिस टाइम पे हम ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, रमेश सिंह से, ये कहीं से भी आप पढ़ना चाहें, मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ लेना थोड़ी सी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद आप पढ़ के आना हल्का सा वॉशिंगटन कंसेंसस, वॉशिंगटन कंसेंसस, वॉशिंगटन कंसेंसस के अलावा आपको पढ़ के आना है बीजिंग कंसेंसस, बीजिंग, बीजिंग कंसेंसस। उसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ लेना सैंटियागो कंसेंसस, सैंटियागो। ये देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये इसमें थोड़ा सा कई बार इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होगी ना, मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो चीजें हैं इन्फ्लेशन, सीआरआर, एसएलआर वगैरह ये सब, लेकिन क्वेश्चन ये सारी चीजें जब तक नहीं पता होती ना, तो कई बार एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, नहीं हो पाती है चीजों की। देखो समझना, देखो यूपीएससी थोड़ा सा डिफरेंट है ना, यूपीएससी में चीजों को लिखना पड़ता है, और जब लिखना पड़ता है मेंस में, तो की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको पता है अरे सर सीआरआर को ये कर देते हैं, वो हो जाता है, ये वो कर देते हैं। दो चार टर्म पता होने से इकोनॉमी नहीं होती है, दो चार टर्म पता होने से आप इकोनॉमिक्स में अच्छे से मार्क्स नहीं ले सकते हैं। इकोनॉमी में मार्क्स लेने ना मेंस में बहुत बड़ी बात हो जाती है, 80 नंबर, 100 नंबर तक ही पहुंच पाते हैं बहुत मुश्किल से। तो इसलिए ये मत सोचना कि सर हम मार्केट इकोनॉमी ये इस तरीके से, ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी आंसर राइटिंग वगैरह इन सब में। ठीक, इसके बाद तो हम सीधा नेशनल नेशनल एम, नेशनल इनकम पे आ जाएंगे, नो इशू। ठीक, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, जीडीपी वगैरह ये सब, बट आप एक काम करना कि आप ये तीन चीजें जरूर देख के आना, चार चीजें, मिक्स्ड इकोनॉमी, वॉशिंगटन कंसेंसस, बीजिंग कंसेंसस, सैंटियागो कंसेंसस। बाकी नेशनल इकोनॉमी से हमारा कुछ थोड़ा सा वो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा, जीडीपी, जीएनपी, ठीक, एनडीपी, एनएनपी, ये सारी चीजें। चलो इसको मत पढ़ के आना, ये मैं खुद बताऊंगा, ये पढ़ लेना, तो आपके लिए
बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो आज हमने अगर देखा जाए तो हमने चीजों का एक तो देखा कि मार्केट, मैं वैसे ही लिख के बता देता हूँ कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स स्लैश इकोनॉमिक्स, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि माइक्रो एंड मैक्रो क्या होता है, माइक्रो स्लैश मैक्रो क्या होता है, माइक्रो स्लैश मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा इकोनॉमी के मतलब टाइप ऑफ सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर करके। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी के फायदे और नुकसान क्या होते हैं, यानी कि मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी, ठीक। तो ये आज हमने 5 चीजें देखी। इफ अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, नो इशू। ओके ओके, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ अगर कुछ डाउट भी है तो क्योंकि आप मेरे से सीधा सीधा पूछ भी सकते हैं। बट हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखो इकोनॉमी इज नॉट जस्ट लाइक कि आपने 2-3 चीजें पढ़ ली हैं और उससे आप मेंस का आंसर लिख सकते हैं, ठीक। तो इसलिए ये इन थ्योरीज को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं पढ़ेंगे ना तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाके कुछ एक अच्छे से कोई भी एक डिसीजन कैसे ले पाएंगे। इफ अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी गड़बड़ा रखी है तो आप आरबीआई तो है नहीं कि आप वो रेपो रेट वगैरह सीआरआर ये सब चेंज कर देंगे, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, खासकर यूट्यूब व्यूअर्स। इफ अगर आपको कोई भी एक डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और इकोनॉमिक्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अभी आप आइए तो सही मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन वगैरह इन सब में, इस थ्योरेटिकल पार्ट से निकल के और मजा आएगा। तो इफ अगर आपको लाइव सेशन अटेंड करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू, और बाकी रिकॉर्डिंग तो आपको डेली अवेलेबल होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।